हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। आज का टॉपिक होगा बच्चों आपका ब्लड चैप्टर। कौन सा चैप्टर होगा? ब्लड। तो इसमें जितने टॉपिक हैं बेहतर ढंग से इसको हम समझेंगे। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ब्लड का अध्ययन क्या है बच्चों? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड कैसा विलयन है? प्राकृतिक कोलॉइड विलयन है, यानी नेचुरल गाढ़ा विलयन है। नेचुरल प्राकृतिक है, वो बहुत ही गाढ़ा विलयन है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, नहीं तो मतलब एक लिमिट में होता है। प्राकृतिक कोलॉइड विलयन है, थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, ठीक है। और कोलाइड का मतलब गाढ़ा होता है, बिलियन मतलब मिक्सचर कोई चीज़ रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? बिलियन बोलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग शरबत पीते हैं, शरबत जो बनाते हैं वह एक बिलियन है, क्योंकि उस पानी में आपने चीनी मिलाया है, उस पानी में आपने नमक मिलाया है, उस पानी में आपने नींबू को डाला है, और जब उसको मिक्सचर कर देते हैं तो वह एक बिलियन हो जाता है। क्या हो जाता है? बिलियन। उसी तरह से हमारा ब्लड भी एक बिलियन। संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है कौन? ब्लड। क्योंकि देखो हमारे पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता रहता है। यहाँ हार्ट हमारा पंप करता है, जब हार्ट पंप करता है ना तो ब्लड पूरे शरीर में पंप होता है, पूरे शरीर में तैरता है, मतलब पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। जब एक बार ये ब्लड पंप करेगा तो यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड जाएगा और फिर से स्वतः लौट के आएगा। यह क्रिया क्या कहलाता है? संचरण। तो ब्लड का पूरे शरीर में टहलना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है बच्चों। अर्थात कहने का अर्थ है कि ब्लड हमारे शरीर को जोड़ के रखती है, कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है, इसे हम लोग बोलेंगे कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। देखो पीएच मान 7 यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो हमारा ब्लड है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन की जो पावर है वो कितनी है, यानी पीएच वैल्यू कितना है? 7.4। 7.4 साथ में बोला करो, 7.4, ठीक है। और इसके साथ में देखो यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर इसको आप लोग चखेंगे, कभी बचपन में आप लोगों ने देखा है कि जब आप लोग कभी कट वट जाता तो आप लोग अपना ब्लड बचाते थे कि नहीं बचाते थे? सोचते थे कि थोड़ा सा हम ब्लड बचाएंगे, नहीं तो एक बूंद गिरा तो पूरे जो है महीने का, पूरे साल का खान पान चला जाएगा, मतलब जो खा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। इसलिए खाना बना बचा एनर्जी को बचा के रखना है। तो लोग क्या करते थे, कटने पर जैसे यहाँ कट गया ना तो उसको जीभ से या दांत जीभ से क्या करते थे, उसको चूसना शुरू कर देते थे। मतलब वो ब्लड कहीं जाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट फिर शरीर में चला जाना चाहिए, उसको बचा लेना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप ब्लड को फिर से पी ले रहे हैं या चूस रहे हैं तो वो फिर बचेगा नहीं, वो कहाँ जाएगा? पेट में, और पेट में जाएगा तो लेटरिन के रास्ते फिर बाहर हो जाएगा। फिर क्या मतलब है ऐसे ब्लड का दोबारा चूसने से? उसको बांध के रखिए या कोई दवा ववा लगाइए उसमें। आप क्या करोगे? उसको चूसोगे क्या? ब्लड चूस लेना चाहिए क्या? कट जाए तो नहीं चूसना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, और उसी दौरान आपको ब्लड का स्वाद कैसा लगेगा? क्षारीय लगेगा। कैसा लगेगा? क्षारीय लगेगा, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो एकदम ठीक ठाक है, हेमंत जैसा, वो एकदम क्या है, उसमें ब्लड जो है 5 लीटर है। कितना है? 5। इसमें तो हमारा अनुमान है कि ज़्यादा है कि नहीं? 5 से भी क्या है? ज़्यादा है, लगभग 6 लीटर है ना। सर देखो 5 लीटर ब्लड स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है। महिलाओं में थोड़ा सा ब्लड की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो 5 लीटर मैंने बोला है, तो 5 से 5.5 लीटर पुरुष में ज़्यादा रहेगा, महिला में थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब ये तो औसतन बताया जा रहा है, एवरेज में बताया जा रहा है कि भाई पूरे आसपास में जितने लोग हैं सबका एवरेज निकालिए। जो बहुत ठीक हैं शरीर से, मोटे हैं, ठीक ठाक हैं, मतलब उनका हेल्थ सही है, तो उनमें ब्लड की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए? 5 लीटर। कितना होना चाहिए? 5 लीटर। अब 5 लीटर ब्लड है तो वो बढ़िया है। देखो पहली बात तो अगर ब्लड आपके शरीर में है तो आपको अब बैठे तुम्हें मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। जिसके शरीर में ब्लड रहता है देखो वो बहुत ज़्यादा चहल पहल करता रहता है, कहीं लड़ाई करेगा, कुछ करेगा, कहीं गलतियां करेगा, कुछ उसके शरीर से होता रहता है। होता है कि नहीं होता है? छोटे से बच्चे को देखे ना आप लोग, जो छोटा सा बच्चा होता है वह छोटा सा बच्चा देखो हमेशा गलती करता है कि नहीं करता है? मतलब उसका एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करता रहेगा। क्यों एक्टिविटीज करता है? क्योंकि इसके शरीर में ब्लड की मात्रा ज़्यादा है, और ब्लड की मात्रा ज़्यादा है तो वो कहाँ एक्टिव नहीं रहेगा क्या? तो जो शरीर का भार है बच्चों, शरीर के भार का ब्लड जो है 7% पाया जाता है। अगर मान के चलिए कोई कोई 50 केजी का व्यक्ति है तो उसका 7% आप क्या करिए, ब्लड होता है उसका 7%। 7% का मतलब बटा 100 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 3.5 3.5 लीटर, ठीक है, इतना पाया जाएगा। अब तो 50 किलो का लगभग वही 3.5 है ना, 60-70 होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे शरीर का जो है ब्लड कितना परसेंट होता है? पूरे शरीर के भार का 7% ब्लड होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड? 5 लीटर। और शरीर का भार अगर जितना है उसका कितना परसेंट ब्लड पाया जाता है? उसका 7% ब्लड पाया जाता है। जैसे आप अपने आप को तौलिए, उसका 7% निकालिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका कार्य क्या होता है? ब्लड मुख्यतः करता क्या है? ऑक्सीजन, CO2, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स का परिवहन करता है।
होता क्या है बच्चों, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है कि नहीं जाता है। तो उसमें न्यूट्रिशंस होंगे कि नहीं, पोषक तत्व होंगे कि नहीं, विटामिन होगा कि नहीं होगा, उसमें मिनरल्स होंगे कि नहीं होंगे। ये जो भी हम खा रहे हैं इसमें मिनरल्स हैं, और ये सभी मिनरल्स हमारी छोटी आंत से ट्रांसफर होते हैं कहाँ के लिए, छोटी आंत, बड़ी आंत के लिए नहीं, केवल वो हमारी कोशिकाओं के लिए ट्रांसफर होते हैं। केवल बेस्ट पदार्थ जो खराब पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में जाता है, जो लेटरिन के रूप में बाहर चला जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो सब ऊर्जा बड़ी आंत में चलेगी, सब ऊर्जा बाहर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। आपको ये समझना है कि जो तुम खा रहे हो उसमें जितनी एनर्जी है, जितने विटामिन हैं, जितने मिनरल्स हैं, वो सभी आपकी छोटी आंत से कहाँ जा रहे हैं, वो आपकी सेल में, कोशिकाओं में, यहाँ जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में वो सभी चीजें जा रही हैं, उनके मिनरल्स वहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये ले कौन जा रहा है, रुधिर, यानी ब्लड ले जा रहा है। ब्लड देखो वो हमेशा मूव करता है, चलता रहता है ना, तो जब वो चलता है ना तो सबको अपने साथ लेके जाता है। ठीक है ना, मतलब जितने उसमें मिक्सचर हो गए वो सबको साथ में ले जाएगा। कहोगे और कोई एग्जांपल बताइए। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी शरीर में, तो आपको डॉक्टर इंजेक्शन देता है कि नहीं देता है। तो हमेशा किस में देता है, ज्यादातर आपके मांसपेशी में कम, लेकिन नस में ज्यादा देता है, देता कि नहीं, नसों में। या ग्लूकोज वगैरह चढ़वाते हैं जब आपको पानी की कमी होती है, तो आप उसको ऐसे ग्लूकोज लगाएगा डॉक्टर, और उसमें क्या करेगा, कुछ एनर्जी वाला इंजेक्शन डालता है बाद में, है ना, कलर में कुछ लाल गुलाबी कुछ ना कुछ कलर का इंजेक्शन डालेगा। वो पोषक तत्व होंगे जो आपके शरीर में कमी हो सकती है, सोडियम या किसी भी चीज़ की कमी होगी, सोडियम वगैरह किसी भी चीज़ की कमी होगी, वो उसमें रहेगा। क्लियर है कि नहीं। अब वो उसी जो है ग्लूकोज के माध्यम से आपके किस में जा रहा है, नस में जा रहा है कि नहीं। और वो नस के माध्यम से उसको कौन ले जा रहा है, पूरा ब्लड मिक्सचर के करा के कहाँ ले जा रहा है, आपके पूरी कोशिकाओं में ले जा रहा है, जहां जहां कोशिका है, जहां जहां कोशिकाओं में पानी की कमी है, सोडियम की कमी है, जिसकी भी कमी है उसको वो क्या कर रहा है, वो पहुंचा रहा है, अर्थात परिवहन कर रहा है, लेके जा रहा है। तो बॉडी में कोई भी चीज पहुंचेगा उसको ट्रांसफर करेगा, पूरे बॉडी में लेके जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका काम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है, जब आप सांस लेते हो ना तो ये कहाँ जाता है, सांस फेफड़े में जाता है कि नहीं। और ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसफर कहाँ के लिए होता है, कोशिकाओं के लिए। लेकिन ये कोशिकाओं तक ले कौन जाता है, तो ब्लड ले जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ब्लड का मुख्य कार्य होता है, ब्लड पूरी तरह से आपके ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। ऑक्सीजन को ले जाएगा और लाएगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे हमारे शरीर में फेफड़े से ले गया ऑक्सीजन को, कहाँ दिया, कोशिकाओं को, मांसपेशियों में जहाँ कोशिकाएं वहां पहुंचाया, और मांसपेशियों में कोशिकाओं के पास पहुंचाया बच्चों, तो मांसपेशियों क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ट्रांसफर करा के कहाँ लाया, फेफड़े तक। और फेफड़े से यहाँ आपके नाक के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब बात करते हैं कि ब्लड स्टोर कहाँ होगा। जब आपका पूरा ब्लड है इतना सारा, तो स्टोर कहाँ होगा, जब ज़्यादा होने लगेगा, मान के चलिए 5 लीटर से भी तुम्हारा 8 लीटर होगा, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा ब्लड हो तो उसको निकलवा ही देना चाहिए, मतलब एक लिमिट में ब्लड होना चाहिए, तब ज़्यादा ब्लड का होना भी नुकसानदेह है। क्लियर है कि नहीं। तो आपके शरीर में ब्लड जो है, जो स्टोर रहेगा वो कहाँ स्टोर रहेगा, स्प्लीन में। स्प्लीन देखो, हार्ट के जस्ट नीचे, यहाँ फेफड़े के जस्ट नीचे, यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्प्लीन पाया जाता है, यहाँ ब्लड स्टोर होता है। तो कहेगा ब्लड आरबीसी जो है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा में, इसे तिल्ली भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आरबीसी का कब्र कहते हैं, मतलब आरबीसी जब मर जाता है ना, देखो आरबीसी 120 दिन में आपके ब्लड में डेथ कर जाएगा, और जब ये डेथ कर जाएगा ना तो वो तैरते हुए उसी ब्लड में मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि वही ब्लड में मिक्सचर है, ये है पहले से, उसी ब्लड में मर जाएगा। और डेथ करने के बाद वो कहाँ जाएगा, आपके स्प्लीन में। और स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र। जब कोई मर जाता है तो उसको शमशान घाट में ले जाके नहीं दफनाया जाता है, तो वो मर जाएगा तो वो ब्लड उसको, जो उसमें और पदार्थ हैं उसको कहाँ तैरा के ले जाएंगे, स्प्लीन में। कहाँ ले जाएंगे, स्प्लीन में। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। ठीक है, अब वो तो अलग की बात है कि स्प्लीन क्या करता है, उस ब्लड मरे हुए आरबीसी को, उसको नष्ट करेगा, गलाएगा, गला करके जितना वेस्ट पदार्थ है उसको किडनी के पास भेज देगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको रखेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसका स्प्लीन का अपना काम है। बाकी बात करते हैं, देखिए एक विद्वान थे विलियम हार्वे साहब। ये जो विलियम हार्वे साहब थे, इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में ब्लड पूरे शरीर में तैरता रहता है। जब ऐसा बोल रहे थे तो सभी लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो विलियम हार्वे ने ये मतलब डिसाइड करके बताया, लोगों को समझाया कि ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या करता रहता है, तैरता है बच्चों। क्या करता है, तैरता है। तो ये विलियम हार्वे साहब ने बताया कि रक्त परिसंचरण करता है, मतलब इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अगर हम लोग ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ खाएंगे या ऐसे पदार्थ का सेवन करेंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल या तैलीय गुण ज़्यादा है,
वसा का गुण ज़्यादा है, फैट जिसे चर्बी कहते हैं। जैसे मुर्गा उर्गा ज़्यादा खा रहे हो, है ना, तो मुर्गा में किसका गुण, मुर्गा में किसका गुण ज़्यादा है, फैट का ज़्यादा है कि नहीं। तो ये जो फैट है बच्चों, ये फैट कहाँ जा रहा है, हमारे पूरे शरीर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, शरीर में, और ये शरीर ब्लड में मिक्सचर हो रहा है कि नहीं। और ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे ब्लड में 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं बच्चों आगे, यहाँ पर देखिए रक्त का निर्माण। ये रक्त का निर्माण कहाँ, देखिए रक्त का निर्माण जो होता है वो हमारे एक तो भ्रूण में, एम्ब्रॉय में होगा। जो बच्चा अपनी माँ के पेट में है वहां पर उसके ब्लड कहाँ बनेगा। एक जो एडल्ट है, जो यंग हो गया, जवान हो गया, उसको ब्लड कहाँ बनेगा, ठीक है। तो जो बेबी होता है, जो एम्ब्रॉय होता है, भ्रूण होता है, उसमें ब्लड का निर्माण लीवर के मिसोडर्म में होता है। यहाँ लीवर पाया जाता है, शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, तो इसमें पाया जाता है ब्लड का निर्माण यहीं पर होता है, लीवर के मिसोडर्म में। यहीं पर आपका जो है बच्चों का क्या बनता है, जो बच्चों का मिसोडर्म होता है उसमें ब्लड बनता है। अब कोई बच्चा बेबी जो है उसमें हड्डी नहीं पाया जाता है ना, तो हड्डी के भी कहोगे हड्डी नहीं पाया जाता तो कैसे रहता है वो, हड्डी नहीं पाया जाता, उसमें उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज पाया जाता है, हड्डी नहीं, उसमें कमजोर हड्डी होती है, इसलिए उसका रक्त बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उसमें जो ब्लड बनेगा वो लीवर के मिसोडर्म में बनेगा। तो लीवर में एक मिसोडर्म पार्ट होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। बाकी जो यंग होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क व्यक्ति जो जिनमें हड्डी बन जाती है, उसमें हड्डी के बीचों बीच बोन मैरो में बनता है, ठीक है। यह हड्डी है बच्चों, हड्डी के बीचों बीच में क्या होता है, जालीनुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा, वहां पर ब्लड का निर्माण होता है, इसे बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा। हड्डी का बीचों बीच अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, यहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अगर ये प्रभावित हुआ तो लोगों में ब्लड नहीं बनेगा, अर्थात आरबीसी नहीं बनेगा। अगर आरबीसी नहीं बनेगा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अर्थात वो मर जाएगा, ठीक है। आरबीसी नहीं बनेगा तो मरना तय है ना। किसी किसी में देखो सुनने को मिलता है नहीं, उसमें ब्लड नहीं बन रहा है, तो ब्लड नहीं बनता तो उसको प्रॉब्लम होती है, मर जाता है कि नहीं मर जाता है। कब तक भाई वो दूसरों का ब्लड चढ़वाएगा अपने आप में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्लड जो होता है इसके पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, मतलब जो हमारा खून होता है बच्चों, हमारे खून में क्या क्या चीजें मिक्सचर। पहली बात तो आपके ब्लड में एक तो प्लाज्मा पाया जा रहा है, आरबीसी पाया जा रहा है ना, डब्ल्यूबीसी पाया जा रहा है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, बहुत सारी चीजें हमारे ब्लड में मिक्सचर होती हैं। वही हमको पढ़ना है कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है इसका 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग कार्पसल्स यानी जो है इसके कण होते हैं, रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु मतलब ब्लड के अणु होते हैं, ठीक है ना। अब समझिए, एक बात और समझिए, आप मिर्चा का पाउडर लीजिए, पानी लीजिए, उस मिर्ची के पाउडर को किसमें डालना है, पानी में, और उसको घोलिए। और जब आप उसको घोलते हैं ना तो देखो ब्लड जैसा मिक्सचर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। वैसे पानी प्लाज्मा में हमारा ब्लड का कण जो है मौजूद है, उसको मिक्सचर किया है, ठीक है ना, मतलब उसमें घुला है। तो ऐसे ये आरबीसी कार्पल्स इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्लाज्मा की, किसकी बात करते हैं, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक पानी होता है, या येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर। देखो प्लाज्मा जो होता है इसका कलर येलो यानी पीला होता है। इसमें प्रोटीन, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। जो हमारा ब्लड होता है बच्चों, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें प्लाज्मा येलो कलर का होता है, पानी जैसे पानी होता ही है। इसमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो फाइब्रिनोजोन पाया जाता है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजोन, दूसरा क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, ठीक है। इसमें 90% भाग जल होता है। जो जितना प्लाज्मा, टोटल प्लाज्मा आपके 60% का, जो 60% प्लाज्मा है, इसमें 90% क्या होता है, जल होता है। जब 90% भाग प्लाज्मा का जल है तो 10% भाग क्या हो गया, प्रोटीन। 10% भाग प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्लियर है कि नहीं। बाकी देखो बच्चों, एफ का मतलब क्या हो गया, फाइब्रिनोजोन, और पी का मतलब क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। कह रहा है जो फाइब्रिनोजोन है, देखो बच्चों, एफ का मतलब फाइब्रिनोजोन और पी का मतलब प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर। किसमें, प्लाज्मा के अंदर। और ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे शरीर में, ब्लड में हेपरिन पाया जाता है, और यह हेपरिन क्या करता है, यह हेपरिन ब्लड को जमने नहीं देता है, क्योंकि हमारा ब्लड जम सकता है लेकिन हेपरिन उसको पतला कर देता है, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड गाढ़ा होने लगेगा तो उसे डॉक्टर हेपरिन का इंजेक्शन लगा देगा। क्लियर है कि नहीं। और जब हेपरिन का इंजेक्शन लगाएगा उस व्यक्ति को तो उसका ब्लड पतला हो जाएगा। ज़्यादा ब्लड का पतला होना भी दिक्कत है, और कम ब्लड का ज़्यादा गाढ़ा होना भी क्या है, गाढ़ा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में उसको क्या दिया जाएगा, हेपरिन। और हमारे शरीर में प्लाज्मा में 2 प्रोटीन हैं, एक है फाइब्रिनोजोन और एक है प्रोथ्रोम्बिन।
फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही प्रोटीन है, जिनका कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है जो है ब्लड को गाढ़ा करना, यानी रक्त का थक्का जमाना, लेकिन ये जमा नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे देखो सीरम। अच्छा, जो हेपरिन की बात कर रहे हैं बच्चों, हेपरिन क्या कौन बनाता है? तो लीवर हमारा हेपरिन का निर्माण करता है। क्यों निर्माण करता है हेपरिन का? इसलिए क्योंकि वो हमारे ब्लड में मिक्सचर कराता रहता है बार बार, ठीक है, इसलिए लीवर अगर प्रभावित हुआ तो समझो सब कुछ प्रभावित हुआ ना। सीरम क्या होता है? देखिए, सीरम हमारे ब्लड में पाया जाता है। सीरम का निर्माण कैसे होगा? प्लाज्मा में खास करके अगर फाइब्रिनोजोन को निकाल देता है। देखिए, प्लाज्मा में आपने पढ़ा कि दो प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, एक पाया जाता है फाइब्रिनोजोन और एक पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। जो फाइब्रिनोजोन अगर ब्लड से यानी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजोन को निकाल दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सीरम हो जाएगा। बीमारियों की जांच बच्चों किससे की जाती है? बीमारियों की जांच सीरम से किया जाता है। जब भी बीमारी की जांच की जाएगी वो सीरम से की जाएगी, येलो कलर का होगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का येलो रहेगा। ये बीमारी की जांच जो क्या हो जाएगा? सीरम थोड़ा सा सीरम का निर्माण होगा, ठीक है। अगर आपने प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाला है तो बीमारी की जांच किससे की जाती है? सीरम से। अगर मैंने इसको लिखा इस टॉपिक में तो इसका मतलब इसी में से ये रिलेटेड है ना। तो सीरम, बीमारी की जांच किससे की जाती है? सीरम से। यहाँ चाहे लिखे चाहे ना, ऊपर आपका मेन हेडिंग यही है ना, तो इसका मतलब वही चल रहा है, ठीक है। तो बीमारियों की जांच किससे की जाती है? सीरम से। सीरम से की जाती है। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं कार्पसल्स का, यानी रुधिराणु का। आपने जो इधर पढ़ा है प्लाज्मा, इसके बाद रुधिराणु। देखिए, कार्पसल्स जो होते हैं बच्चों, रुधिराणु, इसके 3 भाग होते हैं। कार्पसल्स के कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 3 खास करके होते हैं। आरबीसी को आपको पहले पढ़ना है, फिर डब्ल्यूबीसी को। पहले पढ़ते हैं आरबीसी को। देखिए, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? रेड ब्लड सेल। इसे रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहा जाता है। जो है श्वेत लाल रक्त कणिकाएं, हमारे ब्लड में मौजूद ठोस पदार्थ जो कणिका के रूप में वो मिक्सचर रहती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है विदाउट माइक्रोस्कोप से, उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। वो किसकी बनी है? वो जो है आरबीसी है, वो पाउडर की तरह होती हैं। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। आरबीसी 50 लाख लगभग हमारे शरीर में होते हैं, जिससे 5 मिलियन के आसपास होती है, ठीक है। 10 लाख में 1 मिलियन, तो 50 लाख में कितना? 5 मिलियन हो गया। कितना मिलियन? 5 लाख, 5 मिलियन, ठीक है। तो देखिए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। संख्या में 50 लाख, लाइफ इसका 120 दिन। आकार इसका कैसा होता है? गोल होता है। आकार इसका गोल होगा बटन की तरह। आप बटन अपनी अपनी शर्ट में देखिए, और बीच में धंसा हुआ रहता है कि नहीं? तो आरबीसी जो है बच्चों, आपका जो ब्लड आरबीसी है, उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसके बीचों बीच में देखो धंसा रहता है कि नहीं? तो धंसा रहता है, लेकिन इसमें देखो केंद्रक नहीं पाया जाता है, सेंटर पॉइंट नहीं पाया जाता है। जैसे कोशिका में आपके सेंटर होता है ना, आपकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? ऐसे गोल होती है कि नहीं गोल होती है? ऐसे ही आरबीसी होता है। तो इसके बीच में सेंटर होता है कोशिका में, लेकिन इसमें सेंटर नहीं होता है। तो इसमें सेंटर नहीं पाया जाता बच्चों, ठीक है। इसमें सेंटर नहीं पाया जाता है। जब इसमें सेंटर पाया ही नहीं जाता है तो खास करके ये डीएनए का जांच कैसे होगा? जैसे हमें पता है कि आरबीसी जो होता है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में केंद्रक होता है, और केंद्रक में क्या होता है? डीएनए भरा होता है, आरएनए भरा होता है। ये केंद्रक में ही होता है कि नहीं होता है कोशिका के अंदर? तो भैया, जब उसमें इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है तो क्या डीएनए की जांच हम आरबीसी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आकार इसका गोल होता है, केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए, केंद्रक नहीं पाया गया तो डीएनए नहीं है ना, मतलब डीएनए की खोज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप अपने बाल से, नाखून से और त्वचा से जो शरीर में है, इनसे क्या कर सकते हैं? इनमें डीएनए पाया जाता है। आप इनमें केंद्रक पाया जाता है तो डीएनए भी है, तो इनसे आप क्या कर सकते हैं? आराम से किसी का भी व्यक्ति का डीएनए ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा उसका डीएनए है, ठीक है। बाकी एक बात और समझिए, इसमें आपका जो आरबीसी होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? जैसे आपका कहीं कट गया हाथ पैर ना, तो उसको वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है। अगर थोड़ा बहुत कटा है तो, अब ज़्यादा कट जाएगा तो इसके लिए दवा लेना ही पड़ेगा, एंटीबायोटिक, ठीक है, अन्यथा वो थोड़ी ना ठीक होगा। एंटीबायोटिक आपके शरीर में स्वतः पहले से ही ऑलरेडी मौजूद होता है, जो आप खाए पिए हैं। लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक नहीं होगा। तो भैया, आपका जो ब्लड है, इसमें लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम, ये नहीं पाया जाता है। तो अगर ये मरेगा तो इसको जो है नष्ट करने वाला, कोई गलाने वाला तो होना चाहिए ना। तो इसको गलाने वाला कोई है ही नहीं। तो जब ये आपके ब्लड में मर जाता है ना, तो उसी में ये रहता है। मतलब फिर ये आपका हार्ट पंप करा के, इसको पंप करा के कहाँ पहुँचाएगा? फेफड़े या स्प्लेन तक, और स्प्लेन में जाके वो गलेगा। क्लियर है कि नहीं? यही रीज़न है कि आरबीसी को स्प्लेन तक जाना पड़ेगा। विदाउट
स्प्लीन तक गए बिना वो नष्ट होगा ही नहीं, नहीं तो उसी ब्लड में वो एकदम पूरा गंदगी करके रखेगा, आप आपको प्रभाव पड़ेगा, फिर आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए आपका जो है बॉडी सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, और आपका जो ब्लड है बच्चों ना, वो आरबीसी को ट्रांसफर करा के कहाँ ले जाएगा, पूरे शरीर का आरबीसी को कहाँ ट्रांसफर करके ले जाएगा 120 दिन में, स्प्लीन में। क्योंकि पता है मरेगा तो लाइसोसोम है नहीं, ये गलेगा नहीं, क्योंकि लाइसोसोम ही मरी हुई चीज़ों को नष्ट करती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो देखो बच्चों, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ना तो केंद्रक पाया जाता है। देखो, अगर हम जो नॉर्मल यहाँ नॉर्मल ज़मीन पे रहते हैं, यहाँ पर नॉर्मल मतलब कहाँ, मैदानी क्षेत्र में, है ना? जो मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं, उनको अगर पहाड़ पे चढ़ने के लिए कह दीजिए, तो पहली बात तो वहाँ चढ़ने के बाद उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जब वहाँ चढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम है। वहाँ जब पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन कम है तो उनका ऑटोमेटिक जो आरबीसी का आकार है ना, वो बढ़ने लगता है। क्लियर है कि नहीं? आरबीसी का आकार क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो बढ़ेगा, ठीक है? तो आरबीसी का आकार देखो, पर्वत पर आरबीसी का आकार तो ये बढ़ेगा बच्चों। मैं तीर ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हाँ, आरबीसी के जो आपका आरबीसी होता है बच्चों ना, रेड ब्लड सेल होता है, जो ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन है। यही हीमोग्लोबिन ब्लड को आपका लाल रंग प्रदान करता है, इसीलिए आपका जो ब्लड होता है वो लाल रंग का हो जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, इसीलिए। क्लियर है कि नहीं? बाकी दूसरी चीज़ ये भी समझिए बच्चों, मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि आप किसी दूसरे जानवर का जीव का देखिएगा, ब्लड दूसरी तरह से होता है। कहोगे कोई जीव बताइए, जैसे आप कीड़े मकोड़ों को ब्लड देखिएगा दूसरी तरह। मक्खी है, मक्खी, उसको फोड़ डालिए, उसका जो पीछे टंकी लगी रहती है उसको फोड़िए, देखिए मवाद जैसा निकलेगा, निकलता है कि नहीं? तो मतलब उसका ब्लड अलग टाइप का है। जो छोटे मोटे जो कीट पतंगों में कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें व्हाइट कलर का ब्लड, जब मिट्टी उट्टी खोदते हैं तो उसमें से भी बहुत सारे जीव निकल आते हैं, उनको फोड़िएगा तो उनका ब्लड पानी जैसा होगा। मतलब जिसमें आरबीसी नहीं पाया जा रहा है, जिसमें आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो क्या उसका ब्लड रंग लाल होगा? नहीं होगा। कहोगे किलेनी का ब्लड, तो किलेनी खुद ही किसी का दूसरे का ब्लड ले रही है ना, तो उसका ब्लड लाल नहीं होगा। मच्छर का, तो वो कहाँ उसका ब्लड, वो तो दूसरे का ब्लड ले रहा है कि नहीं? लेकिन वो अगर ब्लड नहीं पीता है तो उसका ब्लड कैसा होगा? पानी जैसा होगा। क्लियर है कि नहीं? आरबीसी नहीं पाया जाएगा तो। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। देख रहे हो, सब एक सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। क्या किसी व्यक्ति को आयरन की कमी हुई तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या कम हो जाएगा? आरबीसी। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आरबीसी कम होगा, आयरन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। इसीलिए आयरन की कमी किसमें कम होती है? देखो, आयरन अधिकता किसमें होती है? देखिए, आयरन जो होता है, लोहा जिसे कहते हैं, पुरुष में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। अगर एक पुरुष किसी किसी को एक मुक्का मारेगा, किसी लड़की-वड़की को मार देगा, तो उस लड़की का देखो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन की कमी है। अगर कहीं इसके अपोजिट में हो गया और अगर उसमें आयरन की अधिकता है तो वो अगर जड़ दी तो फिर क्या होगा? तो आयरन की अधिकता उसमें होगी तब ऐसा होगा, ठीक है? तो क्या किसी के अंदर आरबीसी की अधिकता है या कमी है, उसका मापन किया जा सकता है क्या? आराम से उसे माप सकते हैं। मापेंगे कैसे बताओ? तो उसे मापने के लिए आपको एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है, हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है बच्चों? हीमोसाइटोमीटर। तो आपके अंदर कितना आरबीसी है, आप उसके लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करिए ना। आराम से हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करके आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, अपना ये जो है जांच सकते हैं कि कितना आरबीसी आपके अंदर है। क्या कम तो नहीं है हिम आपके अंदर आरबीसी? कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, दवा कराइए, बढ़ेगा, है ना? अब बात करते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन की। जिस हीमोग्लोबिन की बात हम लोग अभी-अभी कर रहे थे उसके बारे में आते हैं। ये हीमोग्लोबिन स्वतः अपने इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन पुरुष में ज़्यादा होता है और हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम होता है। इसमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो फीमेल होते हैं इसमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? तो एक लड़की में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। हो जाएगा एनीमिया रोग। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आपको एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्ताल्पता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्ताल्पता। तो समझ रखिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको रक्ताल्पता होगा। इसलिए तो आपको बढ़िया से भोजन करिए ना, बढ़िया से खाइए पीजिए, फल वल खाइए, है ना, दूध पीजिए, है ना, बकरी का दूध पीजिए। बकरी का दूध पीने से थोड़ी ना, तो उसमें तो सारी चीज़ें होते हैं, जितनी भी मिनरल्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे, खान पान पे विशेष फोकस करना चाहिए। खाते समय कोई मजाक नहीं, है ना, बढ़िया से खाओ। खाते समय क्या करना है? बढ़िया से खाना पीना है, ठीक है?
ये हो गया आपका आरबीसी, जो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? डब्ल्यूबीसी। देखो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है बच्चों? ल्यूकोसाइट। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। ये आपके ब्लड में पाया जाने वाला सफेद रंग का कण होता है। ये लेंस के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? लेंस जैसा होता है, ठीक है। तो देखिए इसकी संख्या 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000 होती है। इसको वैज्ञानिक भाषा में हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। 10,000 11,000 के आसपास रहता है, थोड़ा बढ़ जाएगा, कभी थोड़ा सा घट जाएगा। अगर ये ज़्यादा हुआ तब भी दिक्कत, कम हुआ तो तभी दिक्कत। वैसे तो हमारे शरीर में कोई भी चीज़ें ज़्यादा होंगी कम होंगी तब प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मान लो कि तुम ज़्यादा खा लिए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब 4 रोटी खाते हो, तुम 10 रोटी खा जाओगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जो होगा होगा, है ना। कुछ लोग तो खाते हैं तो उनका खाने से भी मतलब रहता है, पेट में जा रहा है, कहाँ जगह है कि नहीं जगह है, बस खाना है ना। छोटे बच्चों को ये आइडिया नहीं रहता कितना खाना है, तो देखो वो ज़्यादा खा लेता है। ज़्यादा खा लेता है कि नहीं? और खा तो क्या दशा खराब, है ना। उल्टी उल्टी हुए लगा, ज़्यादा खा लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भैया हमारे शरीर में लेवल में 10,000 मतलब वो औसतन निकाला जा रहा है, किसी किसी में 11,000 भी हो जाएगा तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में जो है 10,000। और इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या केंद्रक पाया जाता है? हाँ सही किए हैं, देखो यहाँ पर इसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर ये डब्ल्यूबीसी है बच्चों, इसका आकार तो पहली बात गोल नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता है, मान के चले डब्ल्यूबीसी। तो इसमें केंद्रक है, सेंटर पॉइंट है, अमीबा के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? अमीबा के जैसा। तो इसमें सेंटर पॉइंट होता है, केंद्रक होता है। तो आपसे पूछेगा क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है? याद रखिएगा होता है। आपसे ये भी पूछेगा क्या डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी से हम डीएनए की जांच कर सकते हैं? जिसके पास केंद्रक है उससे डीएनए की जांच कर सकते हैं। अगर उसके बीचों बीच में सेंटर पॉइंट है तो डीएनए की जांच होगी, क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक ही बीचों बीच में था। उसी केंद्रक से तो हम लोग डीएनए की जांच करते हैं। और जो डीएनए आप लोगों ने कोशिका में पढ़ा है कि डीएनए से व्यक्ति का जो है जीन चला जाता है, एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, पिता का जीन पुत्र में चला जाता है, तो देखो उसी तरह रहेगा वो, है ना। तो आकार इसका बच्चों अनिश्चित होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। कोई देखोगे तो बहुत बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई मतलब कहीं कहीं टेढ़ा उड़ा रहेगा, कुछ अलग अलग आइडिया में रहेगा, मतलब उसका शकल कुछ अलग अलग टाइप का रहेगा, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे जो है अलग अलग डिजाइन का होगा। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है, तभी तो लाल नहीं होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा वो लाल होगा क्या? तो काट देने का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। केंद्रक पाया जाता है, आकार अनिश्चित होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लाइफ 4 दिन बाद खत्म, है ना। डब्ल्यूबीसी कितने दिन बाद खत्म हो जाता है? तो कहोगे फिर ये 4 दिन बाद बनता कैसे? तो जो खा पी रहा है ना वो ऑटोमेटिक बनता रहता है, एक बार मरेगा दोबारा बनेगा। क्लियर है कि नहीं? इसका काम क्या होता है? संक्रमण से बचाव। तो संक्रमण से बचाव, देखो हमारे आसपास बहुत सारी बैक्टीरिया मौजूद है कि नहीं? और ये सारी बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करती हैं मारने के लिए हमको, कि इनको अटैक करके ना इनको खा के हम खत्म कर देंगे। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो देखो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसको खा खा के क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर कहीं फेंक दिया जाए, सड़ा गला पदार्थ, ऐसे आप सब्जी काट के फेंक दो तो देखो उसको छोटी छोटी बैक्टीरिया खा लेती कि नहीं? उसको सड़ा गला के एकदम मिट्टी में मिला देती हैं, है ना। तो आपको मिट्टी में मिलाना चाहती है कौन? बैक्टीरिया। लेकिन आपके शरीर में कौन है? डब्ल्यूबीसी। ये इससे लड़ जाता है, कहता है आइए तुम्हारा बताते हैं, है ना। पकड़ के बहुत मार मारता है, इतना मारता है कि उसका दशा खराब कर देता है ना। इसीलिए डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो डब्ल्यूबीसी संक्रमण से या बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। कोई भी बीमारी होगी उससे लड़ जाएगा, उससे लड़ेगा, आराम से उसको मारेगा, मार पीट के उसको भगा देगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जहाँ रह रहे हैं, इधर देखो, हम लोग जहाँ रह रहे हैं हवाओं में बैक्टीरिया हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करती हैं, वायरस हैं हमारे ऊपर अटैक करती हैं। बाकी वैसे भी भोजन खाते हैं उसमें भी कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में चली जाती हैं। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसे मार डालता है, कहता आओ तो बताई थी, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जैसे हम खाएंगे और खाना कहाँ उतरेगा? पेट में। तब तक वो वायरस जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें से कण को बीन बीन के उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा, कहीं भाग यहाँ से, है ना, उसको खत्म करेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है? संक्रमण से बचाव करना। तो आपसे पूछेगा कि जो है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? संक्रमण से बचाना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी के टाइप की। देखिए डब्ल्यूबीसी में कई सारे टाइप होते हैं। जैसे एक ही चीज़ में कई सारे पार्ट होंगे कि नहीं, जैसे एक हाथ में कई सारी उंगलियां हैं कि नहीं, वैसे ही डब्ल्यूबीसी में भी कई सारे टाइप हैं। एक एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो डब्ल्यूबीसी के अंदर होती हैं। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं बच्चों की एंटीबॉडी क्या करता है। तो देखो आपके अंदर अगर एंटीबॉडी है तभी आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोरोना के समय में जिसके शरीर में एंटीबॉडी थी वो क्या कर लिया, उसको कोरोना नहीं हुआ, समझे कि नहीं। लेकिन जिसके शरीर में एंटीबॉडी, रुके रहो, आराम आराम से थोड़ी देर रुके रहो, क्या हो रहा है तुमको?
कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तुमको? सही से बैठो। प्रॉब्लम होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, हो सके पढ़ने भी ना हो तुम, है ना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में दिक्कत हो जाएगी। पहले दिन में देखो, नॉलेज लेना आसान बात नहीं होती है, सबके बस की बात नहीं होती कि टिक करके पढ़े, है ना। इसमें टाइम लगता है। आपको 2-4 दिन 10 दिन 21 दिन तक पढ़ोगे तब जाके आपका माइंड लगेगा। फिर आप कहोगे नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी काम का, तो एंटीबॉडी होना जरूरी है कि नहीं। ये जब बीमारी आती है तो उसकी पहचान कर लेता है और उसको एंटीबॉडी भगाने का काम करता है। एंटीबॉडी पहचानेगा और नष्ट कौन करेगा? लिम्फोसाइट। नष्ट कौन करेगा? लिम्फोसाइट। इसमें ही टी सेल पाया जाता है। देखो, नष्ट करने की पावर किसके पास होती है? इसके पास। मतलब एंटीबॉडी उसको पहचान कर रहा है, यानी प्रतिरक्षी है, रक्षा करने का काम पहचानता ही तो है। कि जैसे मान ले अब किसी भी देश में, हमारे देश में कोई विदेशी अगर एंट्री कर रहा है तो आर्मी वाले वहाँ पर क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं कि कोई आ रहा है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं? शूट कर देते हैं। मतलब पहली बात तो देखती कौन है? हमारी आंखें। और शूट कौन कर रहा है? हाथ शूट कर रहा है कि नहीं? देख तो उसी पे शूट कर देंगे कि नहीं? मतलब देख रहे हो, मतलब देखने वाला कोई और है, तो पहचानता कौन है? एंटीबॉडी। और नष्ट कौन करता है? लिम्फोसाइट। ये इसमें टी सेल पाया जाता है, टी कोशिकाएं। ये बहुत ही खतरनाक होती हैं टी सेल। टी सेल होने के कारण ही ये बीमारियों से लड़ती हैं। क्लियर है कि नहीं? दूसरा चीज़ और समझो, ये नष्ट कर देंगी तो नष्ट करने के बाद ये हट जाएंगी ना। जो मारेगा वो उसको थोड़ी ना हटाएगा। जैसे कोई किसी को मार दिया तो वहाँ बैठ के उसको दफनाने जाएगा क्या? तब तक तो उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो जो मारेगा बच्चों, जो ये मारेगा तो इसके बाद इसका काम खत्म। उसके बाद आएगा मोनोसाइट। क्या आएगा? मोनोसाइट। ये भक्षक होता है, मतलब खा लेता है। और खा खा के, जैसे अभी जानवरों को खाना दे दो, जब कुत्ता उत्ता ज़्यादा, गांव के कुत्ते को खाना दे दो तो सब आपस में लड़ाई कर लेती। जौन पावरफुल रहा थी वो ज़्यादा, वो जोन पावरफुल रहा था वो पहले घाय खा लिया, तो जोन बचा तो और से भैया के खाती, है ना। ये तो होता है। मतलब यही समझो कि भक्षक का काम कौन करता है? मोनोसाइट। ये बड़ा, इसका आकार बड़ा होता है भाई। जो खाएगा ज़्यादा, उसका भक्षक है, खा रहा है, तो उसका आकार बड़ा नहीं हो जाएगा। तुम ही दाब के खाओगे, तुम्हारा आकार नहीं बड़ा हो जाएगा। दाब के खाओगे तो हो सकेगा नहीं आकार बड़ा, तो पेट निकल आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब यही है ना भाई, कि मोनोसाइट जो होता है ये भक्षक है। ये खाता है तो मोटा तगड़ा है, जो बहुत खाएगा मोटा तगड़ा होगा। ये खा लेगा ना तो उसके बाद एसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल बचे हुए चीज़ों बैक्टीरिया को खाएंगी। जो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश की है, उनमें से जो बची हुए बैक्टीरिया ये लोग खा लेंगी। मोनोसाइट तो खाता ही है, इसका काम है इसको ये नष्ट करेगा, मार के ये खत्म कर देगा। ये पहचानेगा, ये नष्ट करेगा। इसमें टी सेल पाया जाता है। और ये क्या करेगा बच्चों? ये इसको भक्षक करने का काम करेगा, अर्थात इसको खा लेगा। उसके बाद में एसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जितने भी इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया का भक्षण करेंगे, अर्थात इसके भक्षक खाने के बाद में इनका कार्य होता है। ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी, हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है? देखो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो अनुपात होता है ना बच्चों, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी की संख्या वैसे भी ज़्यादा है, पता ही है, और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या वो कम है, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं? देखो, 600 अगर आरबीसी है तो एक डब्ल्यूबीसी, मतलब 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। क्लियर है कि नहीं? तो इतना ज़्यादा ये होता है। अब बाकी एक चीज़ और देखते हैं, अगर आपके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या वृद्धि हुई, बढ़ गई संख्या वृद्धि, तो ल्यूकोसाइलोटिस हो जाएगा आपको बीमारी। समझे कि नहीं? ज़्यादा अगर आपको आपके शरीर में वृद्धि हो रही है, मतलब डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा बनना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइलोटिस। साइलोटिस नहीं, साइलोटिस, है ना। अगर इसकी संख्या में कमी हो रही है, नहीं बन रही है, 10,000 से कम 5,000 आ गया, तब तो प्रॉब्लम हो रही ना। तो इसे बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। अब बात करते हैं एक बहुत खतरनाक बीमारी, जो हमारे, देखो, बीमारी से लड़ने का काम केवल डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और इसमें खास करके कई सारे पार्ट होते हैं, ये सभी डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ समझिए, जो आपने कल पढ़ा इसको देखिए। लिम्फोसाइट जो होता है, इसका काम होता है नष्ट करना बीमारियों को। क्लियर है कि नहीं? इसमें लिम्फोसाइट में कौन सी कोशिका पाई जाती है? टी सेल पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है बच्चों? टी सेल। अगर इसी टी सेल को नष्ट कर दिया जाए तो क्या बीमारी हमारे शरीर में हावी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इस टी सेल को मारने के लिए सभी लोग आते हैं, जितनी बीमारियां सभी लोग आती हैं, तो सभी लोग मारती हैं। जैसे वायरस तो उसको मार के भगा देता है, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन जब एचआईवी वायरस आता है, एक वायरस होता है बच्चों एचआईवी, कौन सा वायरस होता है? एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस आता है, ये बहुत खतरनाक है। ये लड़ता बहुत है, ये हार भी जाता है लेकिन फिर भी लड़ता है। मतलब ये अगर लड़ता ही रहेगा
जो अगर किसी से लड़ोगे तो हार तो निश्चित हो जाएगी ना किसी एक की। तो एचआईवी वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा या करता है तो वो किसी को टारगेट नहीं करता है, वो इनको सबको नहीं मारता है, केवल और केवल किसको मारता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में खास करके कौन सी कोशिका को तोड़ता है, टी सेल। जैसे धावक है दौड़ने वाला, सभी लोग दौड़ रहे हैं और एक बहुत तेज दौड़ता है, तो उसका पैर ही काट दो तो क्या दौड़ पाएगा, नहीं ना। तो इसका ये इस पे टारगेट नहीं करता है, उसकी टी सेल पे, उसका टांग पे है, टी से टांग समझ लो, है ना। उसके टी सेल पे क्या करता है, अटैक करता है, सोचता है कि इसी को नष्ट कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इस पे अटैक करता है। जब इसको नष्ट कर देता है ना, टी सेल तोड़ता है, जल्दी 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 क्या करता है, टी सेल को तोड़ देता है। और जब टी सेल को तोड़ देगा ना, तो हावी कौन हो जाएगा, एचआईवी वायरस। जिस व्यक्ति में एचआईवी वायरस प्रवेश कर लिया, उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहेगा कि उसको एचआईवी वायरस अटैक किया है। कुछ दिन बाद धीरे 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 एकदम सुखाए लागे वो आदमी, मतलब धीरे धीरे वो केतनो खाए पे वो शरीर बने ना, सुधरे ना, वो बिगड़त चला जाए। क्योंकि देखा वो कितना मेहनत करे लेकिन होकर हेल्थ सुधरत ना है, ठीक है। तो वो टी सेल जो है उसको बर्बाद कर देगा। फिर उसको पता चलेगा कि उसको एड्स हुआ है, क्या हुआ है, एड्स हुआ है। तो देखो, जब कोई मेल किसी फीमेल से सेक्सुअल वर्क करता है, अगर वो उसको प्रॉब्लम हुई है, अगर उसको एड्स है, तो वो एड्स की बीमारी यानी एचआईवी वायरस आप व्यक्ति के आपके शरीर में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज़, यही रीज़न नहीं है, दिमाग लगा रहे हो, एक रीज़न और है। जैसे किसी व्यक्ति को एचआईवी वायरस ने प्रभावित किया है, उसका दाढ़ी बनाया जा रहा है, जो नाई है वो दाढ़ी बना रहा है, तो उसमें ब्लेड में उसका ब्लड लग गया। अब उसी से दूसरे व्यक्ति का दाढ़ी बना दिया और उसको ब्लड अगर एंट्री कर गया, शरीर कहीं कट गया उसमें एंट्री किया, तो उसको एचआईवी वायरस प्रभावित करेगा। इसीलिए बच के रहना। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है आपका प्लेटलेट्स। क्या है बच्चों, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग बिम्बाणु कहते हैं, यह हमारे ब्लड का ही हिस्सा होता है, ब्लड में मौजूद होता है प्लेटलेट्स। इसका रहना बहुत ज़रूरी है, अगर इसकी कमी हुई तो समझ लो दिक्कत है ना। प्लेटलेट्स होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। कुछ देखो प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स जो होता है, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु, ठीक है। और ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। पहले आपने क्या पढ़ा, आरबीसी, उसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, है ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, है ना। उसके बाद अभी आपका प्लेटलेट्स है, इसका क्या है, थ्रोम्बोसाइट। देखिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, इससे आप सकते हैं, एल्यूथ इसका ट्रिक है, एल्यूथ, क्या, एल्यूथ, ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के प्लेटलेट्स के तीनों के वैज्ञानिक नाम हो गए। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है बच्चों, ये रहना ज़रूरी है, इसके बगैर जो है हमारा कोई भी चीज़ डिसबैलेंस होगा तो दिक्कत होगी, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, प्रॉब्लम तो हर जगह होती है ना। अब दूसरा चीज़ समझिए, इसका जीवन काल जो होता है बच्चों 7 दिन, अर्थात 7 दिन बाद ये नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स हैं 7 दिन बाद नष्ट होंगे, तो 7 दिन बाद क्या दूसरे बन जाएंगे, तो कहीं नष्ट हो रहा है तो कहीं बन भी रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो आपका ये निर्माण भी हो जाएगा। और इसकी संख्या 2 लाख होती है, कितनी होती है, 2 लाख। 2 लाख होना जरूरी है, किसी किसी में 2.5 लाख हो जाता है। जब आपको प्रॉब्लम होगी ना, डेंगू नामक बीमारी में ये घटने लगता है। अगर आपको जो है डेंगू हो जाएगा ना, तो प्लेटलेट से अचानक डाउन हो जाएगा। तो कमी से क्या होगा, डेंगू रोग। अगर मान लीजिए किसी को डेंगू हो ही गया, उसका प्लेटलेट्स, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है डेंगू को, क्योंकि हड्डी पूरे हड्डियों में दर्द होता है, एकदम जैसे लगेगा कि आपकी हड्डी टूट रही है, पूरे शरीर की हड्डी क्या हो रही है, टूट रही है। तो पूरे शरीर की हड्डी टूटेगी तो दिक्कत नहीं होगी क्या, तो हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको। दूसरा चीज़ ये समझिए बच्चों, इसका स्रोत क्या है, बकरी का दूध पीजिए, बकरी का मिल्क, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बकरी जो होती है वो जंगलों में जाती हैं, तरह तरह की पत्तियों, बकरी क्या करती है, अभी जड़ी बूटी का काम कर रही है, वो खा रही पत्तियों को, उसके मिल्क में वो उसका न्यूट्रिशंस पोषक तत्व तो जा ही रहे हैं, उसको खाएंगे तो प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा। मतलब दूध यूज करिए, बकरी का दूध। दूसरा, गिलोय का यूज करिए, एलोवेरा, बमर बोलते हैं ना गिलोय को, जो नीम के पेड़ पे पाई जाती हैं, रस्सी जैसे लटकी रहती हैं, उसे गिलोय कहते हैं। एलोवेरा, फ्रूट्स, फल वल खाइए, अंगूर, अनार, सेब, संतरा, पालक, इन सभी चीज़ों का सेवन करिए और खाइए पीजिए बढ़िया से। अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो दिक्कत होगी, इसलिए स्वास्थ्य को सबसे प्रथम प्राथमिकता दो। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट को बढ़ाना है तो आपको फिर खाना खाना है ना, बढ़िया से मेहनत करके सब चीज़ पे भोजन करिए, ठीक ठाक भोजन करिए।